नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात के 9:15 बज चुके हैं। 9:15 बजे का सेशन टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की परीक्षा, बिहार टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, ईएमआरएस की परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन आप सभी लोगों के लिए लेके उपस्थित होता हूं। तो तेजी से आप लोग जो है दोस्तों जुड़ जाएं। जो लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप अपने दोस्तों मित्रों को, अपने साथियों को जो है आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सेशन में आप लोगों की संख्या जो है वो एक आदर्श संख्या हो सके। चलें तो तेजी से आप लोग जो है दोस्तों, साथी जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, चलिए रोहित जी गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। एक बार तेजी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए। आप सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रही है, कहीं कोई समस्या तो नहीं है? यदि ऑडियो वीडियो क्लियर मिल रही है तो आप लोग तेजी से रिस्पॉन्ड करेंगे। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग सेशन को शुरू कर सकें। चलिए साथी बात करेंगे दोस्तों। अभी फिलहाल के लिए आप लोगों की मेरी कुछ व्यक्तिगत व्यस्तताओं की वजह से सामान्य अध्ययन की क्लास नहीं चल पा रही है। आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध की क्लास जो है वो शुरू नहीं हो पा रही है, लेकिन बहुत ही जल्दी इसके शुरू होने की घोषणा आप लोगों तक कर दी जाएगी और आप लोगों को सारी क्लासेस मिलने लगेंगी। हालांकि टीजीटी पीजीटी की क्लास, चाहे वो बिहार टीजीटी पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हो, आपकी परीक्षा जो है 9 और 10 दिसंबर को शेड्यूल्ड है। आप सभी ने अपना अपना डाउनलोड एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर लिया होगा, अपना सेंटर जान लिया होगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर है, और आप लोग अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे होंगे। तो आपकी तैयारी को ही अंतिम रूप देने के लिए भारतीय संविधान के प्रश्नों को, क्योंकि भारतीय संविधान के प्रश्न जो है वो भारी मात्रा में आप लोगों से पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो या कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें वनडे एग्जाम यदि आप दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो उन सभी परीक्षाओं में भारतीय संविधान के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को लेके मैं आप लोगों के लिए उपस्थित हो गया हूँ। हम लोग इसको करेंगे। साथ ही सामान्य अध्ययन का भी बैच जो है आप लोगों का, जो अभी सुबह 10 बजे से चलता है, वो अभी 2-4 दिनों तक जो है वो स्थगित रहेगा, लेकिन जैसे ही इसके शुरू करने का समय मेरे पास रहेगा, मैं आप लोगों को पहले से सूचित कर दूंगा। साथ ही टेस्ट सीरीज आप लोगों ने काफी सारे लोगों ने जो है वो टेस्ट दिया है कल का, और टेस्ट का रिजल्ट भी मैं आप लोगों के लिए घोषित कर दूंगा। जो व्हाट्सएप का हम लोगों का, आपने यदि व्हाट्सएप को फॉलो किया है तो वहां पे आपको टेस्ट का रिजल्ट मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट देंगे तो आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी और वो आपके परीक्षा में आपकी सफलता में सहायक होंगी। अब चलेंगे सीधे आज के अपने सेशन की तरफ, और आज के अपने सेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। तो आप लोग प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर करने का प्रयास करेंगे। जितनी तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे, उतनी ही तेजी से मैं भी आगे बढ़ते हुए जाऊंगा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। चलिए आपसे, आपके लिए आज का प्रश्न है। पहला प्रश्न जो है वो दिया हुआ है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आप लोगों को बताना है दोस्तों, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में कुल आर्टिकल कितने हैं? तेजी से आपको उत्तर करना है। विकल्प में 29, 28, 30 और 32 दिया हुआ है। आप लोग सब लोग उत्तर करिएगा। चलें, तो आप सभी का उत्तर जो है वो आना शुरू हो गया है। सी विकल्प के लिए रोहित जी का उत्तर आ रहा है। 30 की बात कर रहे हैं। तो हम बात करें दोस्तों यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में कुल जो है वो 30 आर्टिकल, 30 अनुच्छेद हैं। इसे लागू किया गया था 10 दिसंबर को। आप लोग डेट भी याद रखेंगे, 10 दिसंबर 1948 को, 1948 को आपका यूनिवर्सल ह्यूमन डिक्लेरेशन जो है वो लागू हुआ है। और इसी कारण 10 दिसंबर को जो है हम लोग मानवाधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर को मनाते हैं। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? तो वर्ष 1948 से मनाया जाता है। आपके यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में कितने आर्टिकल हैं? तो कुल 30 आर्टिकल या 30 अनुच्छेद हैं। इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है। क्या है मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल?
संपत्ति के अधिकार पर बल, समानता के अधिकार पर, धर्म के अधिकार पर, मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। चारों में से किसी एक का चुनाव कर लीजिए। मानव अधिकार की अवधारणा का सबसे अधिक जो बल है वो किस पे है? तो आप लोग उत्तर करेंगे। तेजी से उत्तर आना शुरू हो गया है। अमन जी का, शिवाय जी का, डी विकल्प के लिए आप लोग उत्तर कर रहे हैं। तो मानव अधिकार जो है आपको इसलिए मिले हैं क्योंकि आप मानव होने के नाते एक गरिमा, एक सम्मान के जो है वो भागीदार हैं। तो आप लोग इस प्रश्न में मानव होने के नाते मानव गरिमा पर बल दिया जाता है, या आपके मानव अधिकारों की अवधारणा का जो है वो प्रमुख बल है। ये आप लोग डी विकल्प के साथ जाएंगे तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानव अधिकारों में से नहीं है? आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को जिन मानव अधिकारों को सूचीबद्ध किया था या मान्यता दी थी, इसमें से कौन सा एक जो है वो उसमें नहीं है। आपको बताना है। स्वतंत्रता और समानता, जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और निजता का अधिकार। चारों में से किसी एक को चुनिए। तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलें, एक बार फिर से आप सभी का उत्तर जो है वो डी विकल्प के लिए आना शुरू हो गया है। निजता के अधिकार की बात कर रहे हैं, तो जितने लोग इसमें निजता के अधिकार की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हम निजता के अधिकार की बात करें तो भारतीय संविधान में जो है आपकी निजता के अधिकार को स्थान दिया गया है, लेकिन ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन जो है आपके संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसमें निजता के अधिकार की बात नहीं की गई है। आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्रता और समानता आपके जो है वो मानव अधिकारों में है। जीवन स्वतंत्रता का अधिकार आपके मानवाधिकारों में है। शिक्षा का अधिकार आपके मानवाधिकारों में सूचीबद्ध है, लेकिन निजता का अधिकार भारतीय संविधान में तो स्थान प्राप्त करता है, लेकिन आपके संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों में इसको स्थान नहीं दिया गया है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानव अधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? आपको बताना है दोस्तों, विभेद का उन्मूलन जो है वो किस पीढ़ी के, किस जनरेशन के ह्यूमन राइट का अंग है। आपको बताना है। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए। विभेद उन्मूलन के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। चलें, साथ में आप लोग उत्तर करेंगे कि आप सभी को पता है कि ह्यूमन राइट की 3 पीढ़ियों का उल्लेख जो है एक चेक रिपब्लिक के कानूनविद हैं जिनके द्वारा किया गया था। ये 3 पीढ़ियों का, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी और तृतीय पीढ़ी के अधिकारों का वर्गीकरण जो है चेक रिपब्लिक के एक कानूनविद हैं जिनके द्वारा इसका वर्गीकरण किया गया है। उनका नाम आप लोग बताने का प्रयास करिएगा, फिर मैं इसको आप लोगों को क्लियर कर दूंगा सारी चीजें। चलें, तो ध्यान रखेंगे। यदि हम लोग इस प्रश्न की बात करें तो आप लोग इस प्रश्न में दूसरी पीढ़ी के साथ यदि जाएंगे, जो लोग बी विकल्प के साथ जा रहे होंगे उनका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक विभेद का उन्मूलन जो है आपके दूसरी पीढ़ी के अधिकार का के अंतर्गत आता है। इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले जो है वो 1979 में आपके चेक रिपब्लिक की बात करते हैं। चेक रिपब्लिक के एक कानूनविद हैं जिनका नाम है कैरल वाल्सा। क्या नाम है इनका? कैरल वासा, माफ करेंगे, वाल्सा बोल दिया था मैंने। कैरल वासा महोदय के द्वारा जो है वो 3 पीढ़ियों का वर्गीकरण किया गया था, यानी 3 जनरेशन की बात की गई थी, जिसे आप लोग जो है फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, सेकंड जनरेशन कहते हैं और थर्ड जनरेशन के रूप में जानते हैं। ये 3 जनरेशन जो है आपके कैरल वाल्सा के द्वारा बताया गया था। यदि हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन के आपके मानवाधिकारों की शुरुआत ऐसा नहीं है। आप लोगों को ध्यान रखने की बात यह है कि फर्स्ट जनरेशन के मानवाधिकार 1979 में उत्पन्न नहीं हुए हैं। ये वर्गीकरण सिर्फ जो है कैरल वाल्सा के द्वारा किया गया है। फर्स्ट जनरेशन के जो अधिकार हैं आपको 1215 का एक मैग्ना कार्टा है, इंग्लैंड में आप लोगों ने उसको देखा होगा, मैग्ना कार्टा। इसको मैं 60 में लिख देता हूं। 1215 का जो घोषणा पत्र है उसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। 1688 का जो क्रांति है उसमें ये दोनों जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं
यहाँ से फर्स्ट जनरेशन के अधिकारों का जन्म होता है। फर्स्ट जनरेशन के अधिकार की यदि हम लोग बात करें तो इसमें नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार, कौन कौन से अधिकार इसमें दिए गए थे, तो नोट कर लेंगे आप लोग ऐसे ही इसको। नागरिक अधिकार और दूसरा जो इसमें शामिल हुआ था वह था आपका राजनैतिक अधिकार। यानी फर्स्ट जनरेशन या फर्स्ट पीढ़ी के अधिकारों में सिर्फ आपके नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार आते हैं। वहीं जब हम सेकंड जनरेशन की बात करते हैं और इसकी टाइमलाइन की बात करेंगे तो आप लोग इसके लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका जन्म जो है आपके द्वितीय पीढ़ी के अधिकारों का जो जन्म हुआ है वो आपके सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है। इसमें जो प्रमुख रूप से आपके अधिकार आते हैं उसमें हम लोग बात करेंगे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार की। तो कौन कौन से अधिकार इसमें जुड़े थे आपके? सामाजिक अधिकार, दूसरा आपका जो है वह आर्थिक अधिकार, और तीसरा जो आपका है वह है सांस्कृतिक अधिकार। ये 3 तरह के अधिकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपके जुड़ गए। अब जो है कुल नागरिक अधिकार जो हो गए वो आपके नागरिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार। उसके बाद से फिर से जो है एक परिवर्तन आता है, वो आपके 1979 या 90s के दशक में आप लोग कह सकते हैं, जब ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू होता है। और इस समय जो आपके, हम इसकी बात कर लेते हैं ग्लोबलाइजेशन के दौर में, तो यहाँ पे जो आपके अधिकार जुड़े हुए हैं वह आपकी एकजुटता का अधिकार, एकजुटता और आपकी सामूहिकता का अधिकार, साथ में जो भी मॉडर्न राइट्स हैं वो आपके इसमें जुड़ते जा रहे हैं। ये थर्ड पीढ़ी के राइट हैं। तो आप लोग इसको ऐसे ही ध्यान रखेंगे कि 1979 में इसका वर्गीकरण किया गया था, उसके पहले इसका वर्गीकरण नहीं किया गया था। आपके फर्स्ट जनरेशन के जो अधिकार हैं, प्रथम पीढ़ी के अधिकार, इनका जन्म जो है वो 1215 के मैग्ना कार्टा और 1688 की जो रक्तहीन क्रांति है उसमें हो गया था। आपके द्वितीय पीढ़ी के अधिकारों का जन्म जो हुआ है वो हुआ है आपके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, जब सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार इसमें जुड़े हैं। और तृतीय पीढ़ी के अधिकारों की जो शुरुआत होती है वो ग्लोबलाइजेशन के दौर में 90s के बाद से इसमें होता है, जिसमें एकजुटता और सामूहिकता आपका जो है वो स्थान पाता है। तो जब हम बात करते हैं आपके सामाजिक विभेद की, तो सामाजिक विभेद आपके सामाजिक अधिकार के साथ जुड़ेगा और ये कहा जाएगा आपके सेकंड जनरेशन में, और सेकंड जनरेशन या द्वितीय पीढ़ी आपके बी विकल्प में दिया है। क्लियर है सभी को? कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि 93 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 125 और अनुच्छेद 127, चारों में से किसी एक को चुन लीजिए, तेजी से उत्तर करिए। चलें, जितनी तेजी से उत्तर करेंगे उतनी तेजी से मैं आगे बढ़ूंगा। राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था 93 में, किस अनुच्छेद के द्वारा? चलिए हनीफ खान जी, गुड इवनिंग। एक बार तेजी से आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर करिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। आप लोगों की संख्या जो है वो 90% तक गिर गई है, ये ठीक नहीं है। आप लोग अपनी संख्या को मेंटेन करिए। इसके पीछे क्या कारण है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग थोड़ा सा, मैं इस बीच में अनियमित हुआ हूँ, अनियमितता भी एक कारण हो सकता है, लेकिन आप लोग सभी तक वीडियो को जरूर शेयर करिए। चलिए, यारिका फन, गुड इवनिंग। अनीफ जी, गुड इवनिंग। चले, उत्तर करेंगे आप सभी लोग। अब ऐसे प्रश्न का यदि आप लोग उत्तर नहीं कर पा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। 93 में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश, अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बिना सोचे समझे उत्तर न करिए आप लोग। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 देता है।
ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है जब संसद के सदन ना चल रहे हों, और 93 में जो है जब आपके मानवाधिकारों का संबंधी अध्यादेश जारी किया गया था, उस समय सदन जो है वो संचालित नहीं हो रहा था, और परिस्थितियां जो है कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां थी जिसकी वजह से राष्ट्रपति को जो है वो मानवाधिकारों के संरक्षण से संबंधित अध्यादेश जारी करना पड़ा था। बाद में जैसे ही सदन चालू हुआ, इसको स्थायी रूप जो है आपके दे दिया गया था। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। 28 सितंबर 1993 को मूल रूप से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है वो पारित हो गया था संसद के द्वारा भी। तो अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। इसमें इतना सोचने की जरूरत क्या है और एबीसीडी करने की जरूरत क्या है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग अपने मस्तिष्क का प्रयोग करिए। सीधा सीधा लिखा है राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। आप लोग मानवाधिकार संरक्षण से परेशान हो गए जब इसमें कहा जा रहा है कि अध्यादेश जारी किया गया था, तो आपके दिमाग में होना चाहिए ये अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जारी करता है जब संसद के सदन न संचालित हो रहे हैं। अगला प्रश्न, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था, आपको बताना है। मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, उपयुक्त सभी चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए। तेजी से उत्तर करिए। चले भैया, अब इसमें कुछ भी सोचना नहीं है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया किस लिए? भारत में यदि हम बात करते हैं, भारत में 1993 में यह लागू हुआ है। मानवाधिकारों की बात जो है मैं आपसे कहता आ रहा हूं कि आपके 1215 के मैग्ना कार्टा 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति से जो है इसकी बात चली आ रही है। लेकिन भारत में इसे जो है वो स्थान कब मिला है? 1993 में राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा इसे लाया गया, बाद में संसद ने इसे पारित किया। तब से जो है ये भारत में अस्थायी रूप से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है वो लागू है। इस मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत जो है वो मानवाधिकारों को, यानी हमारे और आपके जो मानव होने के नाते जो अधिकार हैं उनको संरक्षित किया जाता है। मानव अधिकारों को संरक्षण के लिए जो है ये आपके मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया केंद्रीय स्तर पे, साथ में प्रत्येक राज्य में एक जो है मानवाधिकार सुरक्षा आयोग का भी गठन किया गया। तो ये सारे काम जो किए गए थे वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किए गए थे। उपयुक्त सभी विकल्प आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसमें डी विकल्प के साथ जाएंगे। चलिए रमाशंकर जी नमस्कार। चलिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं है? आपको बताना है कि जो आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है, यह नियुक्ति एक समिति के द्वारा की जाती है। इस समिति में कौन जो है वो नहीं है, आपको बताना है तेजी से। और यह समिति किसकी अध्यक्षता में गठित होती है, आप लोगों को तेजी से उत्तर करना है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हेतु जो समिति गठित की जाती है, पहले उसमें बताना है कौन नहीं है और यह समिति किसकी अध्यक्षता में गठित होती है, साथ में उत्तर करेंगे। चलें। चले भैया, तो उत्तर तो सब लोग जो है यदि आपने रट रखा है तो ये ठीक बात नहीं है। चलें देखिए, राज्यसभा का सभापति जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति समिति का जो है वो अंग नहीं होता है। आपके लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, ये सभी जो है, साथ में गृह मंत्री आपके इसमें होते हैं। राज्यसभा के उपसभापति इसमें जो है वो सदस्य होते हैं। यह जो आयोग जो यह समिति जो गठित की जाती है, इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो है ये समिति गठित की जाती है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, आपके राज्यसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा का उपसभापति और गृह मंत्री, ये लोग इसमें सदस्य होते हैं। एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है वो गठन कब किया गया था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है वो 12 अक्टूबर
12 अक्टूबर 1993 1993 को जो है वो किया गया था। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में गठित हुआ है 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा 1993 में अध्यादेश जारी करके राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लाया गया था। उसे बाद में संसद के द्वारा जो है वो पारित करवाया गया। 12 अक्टूबर को जो है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है वो गठन हो जाता है। इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो एक समिति के द्वारा की जाती है और समिति की अध्यक्षता जो है वो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसमें राज्यसभा का सभापति जो है वो हिस्सा नहीं होता है। इस समिति का उपसभापति इसका हिस्सा होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपका इस प्रश्न में बी विकल्प जो होगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। अब बता दीजिए भैया, कार्यकाल क्या होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? चारों में से किसी एक को चुनिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल आपसे पूछा गया है। चले भैया, बहुत बढ़िया। चलें, तो इसमें भी आप लोगों को 2 चीजें ध्यान में रखनी है। मैंने आपसे कहा है कि आपके 1993 में जो है 1993 में मानवाधिकार आयोग का गठन होता है। जब मानवाधिकार आयोग का गठन होता है उस समय जो है दोस्तों आपके अध्यक्ष का कार्यकाल जो है वो या तो 5 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष की आयु, या तो 5 वर्ष या आप 70 वर्ष की आयु यदि 5 वर्ष पूरा होने से पहले पूरा कर लेते हैं तो आपको रिटायर होना पड़ता था। ये 1993 तक था। बाद में इसमें वर्ष 2019 में इसमें जो है वो अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया और अब जो इसको कर दिया गया है वह कर दिया गया है 3 वर्ष और 70 वर्ष। यानी अधिकतम आयु जो है वो किसी व्यक्ति की हो सकती है 70 वर्ष की और कोई भी एक व्यक्ति 3 वर्ष से अधिक जो है एक कार्यकाल में आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं होगा। तो ये 3 वर्ष या 70 वर्ष अब है, यानी 2019 के बाद से है। 2019 के पहले जो था वो 5 वर्ष या 70 वर्ष हुआ करता था। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। आपका उत्तर इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। कमलेश जी कह रहे हैं कि बफरिंग हो रही है। ऐसी कोई समस्या है और भी किसी को? मुझे तो नहीं लग रहा है, बफरिंग की समस्या नहीं होनी चाहिए। अब कैसे बफरिंग हो सकती है? संभावना ही नहीं है। यदि आपको हो रही है तो हो सकता है इंटरनेट की समस्या हो। बाकी यदि किसी को हो रही है तो आप लोग भी बता दीजिए, मैं एक बार कनेक्शन चेक कर लूंगा। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, के अध्यक्ष हैं। आपको बताना है फरवरी 2000 में जो है संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था। इसमें जो है अध्यक्ष आपसे पूछा गया है कि संविधान समीक्षा आयोग वर्ष 2000 के अध्यक्ष कौन थे। आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलें, तेजी से उत्तर करिए। चले, बहुत बढ़िया। तो जो लोग इसमें एम एन वेंकट चलैया की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 फरवरी सन 2000 को संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया। किस लिए? पिछले 50 वर्षों में जो है वो संविधान की प्रगति के आधार पे इसकी जांच करने के लिए, 50 वर्षों की प्रगति का जांच करने के लिए वेंकट चलैया महोदय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसे संविधान समीक्षा आयोग कहा जाता है। तो आपसे अध्यक्ष यदि पूछा जाए तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा वेंकट चलैया इसके जो है वो अध्यक्ष बनाए गए थे। इस समिति ने अपना रिपोर्ट जो दिया था वो वर्ष 2002 में दिया था। तो ये हो सकता है कि कभी आपसे प्रश्न घुमा के पूछ ले
कि संविधान समीक्षा आयोग वर्ष 2000 की रिपोर्ट कब सबमिट हुई थी, या रिपोर्ट कब आई थी, तो वर्ष 2000 में। गठित कब की गई थी, तो वर्ष 2000 में। माफ करिएगा, रिपोर्ट 2002 में आई थी और 2000 में इसे जो है वो गठित किया गया था। कोई जरूरी नहीं है कि अगली बार जब आपसे प्रश्न पूछे तो आपको प्रश्न में ही 2000 दे दे। हो सकता है सीधा प्रश्न पूछ ले कि वेंकट चलैया महोदय की अध्यक्षता में जो है वो संविधान समीक्षा आयोग का गठन कब किया गया था, तो ध्यान रखना है वर्ष 2000 में, जिसने अपनी रिपोर्ट 2 वर्ष बाद 2002 में दी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह था। किस प्रश्न पे स्वर्ण सिंह समिति ने जो है वो विचार किया है? जम्मू कश्मीर के प्रतिरूप पंजाब को अधिक स्वायत्तता देने हेतु, या भारत के लिए राष्ट्रपति मूलक शासन की उपयुक्तता, मूल अधिकार की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों को अग्रता, और प्रशासनिक सुधार। किससे संबंधित जो है आपके स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें थी? आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे। चलें भैया। तो जो लोग इसमें मूल अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों की अग्रता की बात कर रहे हैं, उन सभी का उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति को जो है वो कुछ महत्वपूर्ण कारणों से जाना जाता है। कौन कौन से भैया? जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी मूल कर्तव्य जो है वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जो है वो आपके लागू किए गए थे। साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन आपकी स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिशें हैं, काफी हद तक इन सिफारिशों को लागू करने के लिए 42वां संविधान संशोधन चूंकि एक बड़ा संविधान संशोधन है, तो इसमें आपको काफी सारे सुझाव जो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा दिए गए थे, उनको इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो लागू कराने का प्रयास किया गया था। एक बार कहीं पे ये प्रश्न पूछा हुआ है, मैं काफी दिन पहले मैंने देखा था कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन जो है वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आधारित है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 42वां संविधान संशोधन जो है वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आधारित संविधान संशोधन माना जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि आपसे हमेशा स्वर्ण सिंह समिति के बारे में पूछा जाता है मूल कर्तव्य से जोड़ के कि मूल कर्तव्यों को जो है किस समिति ने की सिफारिश पे जोड़ा गया था, या आपके एक बार पूछ लिया गया कि मूल अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों को अग्रता देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति ने विचार किया था। हो सकता है अगली बार आपसे पूछ ले फिर से 42वां संविधान संशोधन। जी, 42वां संविधान संशोधन एक बड़ा संशोधन है। कई आलोचकों ने इसे इतने ज्यादा इसमें अमेंडमेंट कर दिए गए थे कि इसकी वजह से कई आलोचकों ने इसे मिनी संविधान कह दिया, लघु संविधान कह दिया। तो ये आलोचकों की बात है, आप लोग इस पे जा सकते हैं यदि कभी प्रश्न पूछा जाए तो। अगला प्रश्न, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीवीसी आप लोग पढ़ते होंगे। सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, किसकी अनुशंसा पे? डी विकल्प के लिए हनीफ जी का, अमन जी का, कमलेश जी का उत्तर आ रहा है। सही उत्तर नहीं कर रहे हैं आप लोग, पहले भी करा चुका हूं, बता चुका हूं, तब भी आप लोग प्रश्न को गलत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है भैया। 1964 याद रखिए, ठीक है। 1964 में एक समिति गठन की गई जिसे आप लोग के संथानम समिति के नाम से जानते हैं, और के संथानम समिति के द्वारा जो है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के लिए जो है वो रिकमेंडेशन दी गई थी। तो आप लोग इसमें संथानम समिति के साथ जाइए, सी विकल्प के साथ, प्रशासनिक सुधार आयोग के साथ नहीं। ठीक है, 1964 में इसका जो है वो किया गया था, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। फिर बाद में 1998 में इसे जो है वो संवैधानिक दर्जा भी दिया गया, संविधिक दर्जा, ध्यान रखिएगा, संवैधानिक दर्जा नहीं, संविधिक दर्जा। 1964 में इसे जो है वो संथानम समिति के द्वारा रिकमेंड किया गया था। आगे बढ़ते हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कि संविधिक और संवैधानिक में अंतर क्या होता है, कितने लोगों को ध्यान है, कितने लोगों को भूल गया है? यदि ध्यान नहीं है तो बताइए।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? फिर से आपसे पूछ लिया गया है किसके बारे में? सीवीसी के बारे में। केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 268, 280, 276, उपयुक्त में से कोई नहीं। केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के लिए उत्तर करेंगे तेजी से। दिया है अनुच्छेद 268, 280, 276 या उपयुक्त में से कोई नहीं। किस आर्टिकल में आपको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन देखने को मिलता है? आप लोग उत्तर करिए। चलिए भैया, एक बार किताब खोलिएगा आप लोग, और जितने लोग आर्टिकल आप लोग 263 के लिए रूपम जी का उत्तर आ रहा है, सी विकल्प के लिए रोहित जी, हनीफ जी, अमन जी, यानी 276 के लिए। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा है कि यह संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था नहीं है। 1964 में इसे जो है वो स्थान दिया गया के संथानम समिति के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। अब जब ये 1964 में आया है, उसके बाद इसे संवैधानिक दर्जा देने के लिए 98 में, मैंने अभी बात की है कि 98 में बिल लाया गया। अंततः यह बिल जो है वो पारित कब किया गया? आपके वर्ष 2002 में। 2002 में इसे जो है वो संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था का दर्जा मिला। तो भैया जब संवैधानिक संस्था है तो मूल संविधान में इसका उल्लेख है नहीं, संविधान संशोधन करके इसको उसमें जोड़ा गया नहीं है, तो अनुच्छेद कैसे हो जाएगा? अनुच्छेद तो उन्हीं संस्थाओं से जुड़े हुए होंगे जिनका मूल संविधान में उल्लेख है। जिस संस्था को संसदीय विधि या भारत के संविधान के अनुसार निर्मित किया गया है, यदि मान लीजिए हम योजना आयोग की बात करते हैं या नीति आयोग की बात करते हैं, तो उसका उल्लेख आपको भारतीय संविधान में कहीं दिखाई देता है। वैसे ही जैसे योजना आयोग या नीति आयोग नहीं दिखाई देता था, वैसे ही आपको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी नहीं दिखेगा। सिर्फ यह विधि द्वारा स्थापित एक संस्था है, संविधान द्वारा स्थापित संस्था नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिए। और जो विधि द्वारा किसी कानून को बना के किसी संस्था का स्थापना की जाती है, तो उसे हम लोग संवैधानिक संस्था कहते हैं, न कि हम लोग उसे संवैधानिक संस्था कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब अंतर्राज्यीय परिषद को आप लोग केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में डाल देंगे जबरदस्ती, तो ये ठीक नहीं है। आगे बढ़े, चले। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया को गठित करने वाले थे। मंडल आयोग का गठन कब और किसने किया था? आपको बताना है। इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। किसने किया था मंडल आयोग का गठन? चले भैया, तेजी से उत्तर करेंगे। किस अनुच्छेद के तहत मंडल आयोग का गठन किया गया था? चलिए भैया, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है ये बात कहते हुए कि आप लोग थोड़ा सा, या तो आप लोग अपना एग्जामिनेशन, आप लोग एग्जामिनेशन का तो प्रेशर नहीं है आप लोगों के ऊपर, एग्जामिनेशन के प्रेशर में इतनी भारी गलती नहीं होनी चाहिए। आपसे पूछा गया है मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया को गठित करने वाले थे। आप सभी को पता है कि 1979 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में जो है मंडल आयोग का गठन किया गया। 1979 की यदि हम बात करते हैं, 1979 में प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। आप कह सकते हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा आपके बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में गठित किया गया था मंडल आयोग।
किस आर्टिकल के द्वारा किस आर्टिकल से जो है वो प्रेरित होकर किस अधिकार को या किस अनुच्छेद से जो है यह जुड़ा हुआ है? तो आप लोगों को पता होगा, अनुच्छेद 340 आप सभी ने पढ़ा होगा, पहले भी बता चुका हूँ। तो अनुच्छेद 340 से प्रेरित होके आपके 1979 में प्रसाद मंडल के अध्यक्षता में जो है एक इसका मंडल आयोग का गठन किया गया। यदि इसके सदस्यों की बात करें तो आप सभी को पता है कि दीवान मोहनलाल, आर भोले, दीनबंधु साहू सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम साहब जो है इसमें थे। एक चीज बस आपको ध्यान रखना है कि दीनबंधु साहू जो है अस्वस्थता के कारण इसको जो है उन्होंने छोड़ दिया था और इनके स्थान पे जो है LR नाइक महोदय ने स्थान लिया था। तो जो 4 सदस्य थे उनका भी नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे। 1979 में जो है इसको पिछड़ा आयोग के नाम से इसे जाना जाता है, तो कई बार पिछड़ा आयोग भी लिख दिया जाता है, तो आप लोग उसको लेके कंफ्यूज नहीं होंगे। उत्तर आपका यदि आर्टिकल पूछ लिया जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 340 के प्रावधानों के तहत जो है इसका गठन किया गया था। तो उत्तर आपका बी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ जाएं, कोई कंफ्यूजन? जी। वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है। 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया जिसमें इन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के ऊपर अत्याचार के कारण क्या-क्या है। उसमें से आपको जो है ये जो 4 कारण दिए हैं इसमें से कोई एक कारण है जिसका जिक्र उन्होंने नहीं किया था या उन्होंने नहीं माना था कि यह इनके ऊपर अत्याचार का कारण है। कौन सा कारण है आपको बताना है। आपको दिया हुआ है भूमि निर्वसन, बंधुआ मजदूरी और ऋणग्रस्तता। देखें, चीजों को जोड़ के कोरिलेट करके जब पढ़ेंगे तो चीजें कभी आपको भूलेंगे नहीं। ठीक है, बात करते हैं 90s की रिपोर्ट के 1990 की रिपोर्ट की बात करते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें धार्मिक कारण को इनके शोषण का कारण नहीं माना गया। उत्तर आपका डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। इस आयोग का जो है वो की रिपोर्ट के अनुसार यदि हम देखें तो इसमें कहा गया था कि जो इनके शोषण का कारण है वह यह है कि इनके पास अपने जीविकोपार्जन भर की भूमि नहीं है। तो आपसे दिया हुआ है भूमि निर्वसन। अब जब इनके पास जो है जीविकोपार्जन के संसाधन नहीं है तो ये क्या करेंगे? मजदूरी करेंगे। और मजदूरी जब करेंगे और मान लीजिए आपको पता हो कि अगले के पास कोई विकल्प नहीं है, तो आप उसे क्या करेंगे? आप उसे मजबूर करेंगे काम करने के लिए। तो वहां से जन्म होता है आपके बंधुआ मजदूरी का। यदि इनके पास जमीन होती और मालिक को पता होता कि यदि इसके साथ सख्ती से पेश आऊंगा, जबरदस्ती इससे काम लूंगा तो ये मेरे यहाँ काम छोड़ के चला जाएगा, अपने खेत में काम करेगा। आज के डेट में है संभव किसी से बंधुआ मजदूरी करा पाना? नहीं संभव है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि आज के समय में जीविकोपार्जन के विभिन्न जो हैं वो आयाम खुले हुए हैं। सरकारें जो है इसके लिए कार्य कर रही हैं, सरकारें रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी सरकार जो है वो आपको रोजगार उपलब्ध करा रही है। सर्विस सेक्टर हमारा इतना बड़ा हो गया है कि हमारे पास जो है जितने लोग हों हम उनको उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बंधुआ मजदूरी का जन्म हो गया। ये बंधुआ मजदूरी जो है एक और कारण से जन्मी थी, वो क्या थी? ऋणग्रस्तता। अब जो मजदूर हुआ करता था या जो कमजोर तबके का व्यक्ति था, उसके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई दूसरा साधन तो था नहीं। अब इनके पास जब कोई दूसरा साधन नहीं था, इनके घर में कोई बीमार पड़ता था, बेटी की शादी पड़ती थी, तो ये क्या करते थे? ये साहूकार से, जो संपन्न लोग होते थे, वो लोग क्या करते? उनसे जो है वो ये लोग ऋण ले लिया करते थे और इस पे ब्याज इतना ज़्यादा लगाया जाता था कि ये कभी उसको चुका ही नहीं पाते थे। ऐसी स्थिति में मजबूर होके इन 2 कारणों की वजह से इनको बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती थी। एक तरफ पैसा ले लिया है इन्होंने, अब ये पैसा नहीं देते हैं तो ये उनको पीटना चालू कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर रखिए।
जी, बहुत है, उस पे बाद में डिबेट करेंगे। चलिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? चारों में से किसी एक को चुनिए। रूपम जी, कभी-कभी आप लोग काम की बातें भी सुन लिया करिए। लोग घबरा बहुत जल्दी जाते हैं। मैं वैसे ही नॉर्मली इधर-उधर की बात नहीं करता हूँ सेशन में, सीधे पॉइंटेड रहता हूँ प्रश्नों पे। जी नहीं, रमाशंकर जी, नहीं, अब उसको विभिन्न एस्पेक्ट में जोड़ के देखेंगे। तो आप यदि एक समालोचक हैं, तो आप ऐसी चीज़ों को उसमें जोड़ना ना जोड़ें, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलें भैया, उत्तर करिए। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315, 323, 215 और 226 दिया हुआ है। किसी एक विकल्प का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिएगा। चलिए, आसान सा प्रश्न है आपसे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राज्य लोक सेवा आयोग को दिया है, और इन सभी का उल्लेख कहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में मिलता है। कहीं कोई डाउट वाला प्रश्न नहीं है, ये विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न दिया है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन सौंपता है किसको? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या गृह मंत्री को? आपसे संघ लोक सेवा आयोग दिया हुआ है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी प्रश्न पत्र आपके हाथ में हो, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग से प्रश्न पूछे, तो जहां भी संघ लिखा है, इसका मतलब किसकी बात की जा रही है? संघ लोक सेवा आयोग। तो ये बात की जा रही है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, यूपीएससी। ठीक है। यदि बात की जाती है राज्य लोक सेवा आयोग की, तो आप वहीं पे लिख दीजिएगा एसपीएससी, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो परीक्षाएं कराता है, आप लोग एलटी का एग्जाम यदि देंगे, तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उस एग्जाम को कराएगा। यदि आप लोग आईएएस पीसीएस के लिए जो एग्जाम होते हैं, उसको यूपीएससी कंडक्ट कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अखिल भारतीय स्तर पे जो भी परीक्षाएं होती हैं, उनको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट लेवल पे जो परीक्षाएं होती हैं, उनको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कंडक्ट कराता है। तो इसका वार्षिक प्रतिवेदन जो होता है वो राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। उत्तर आपका जो होगा वो बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, और राष्ट्रपति अपने इसको जो है वो सदन में रखवाता है, इस प्रतिवेदन को। उत्तर आपका जो होगा बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि सही विकल्प चुनें। 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अ, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भैया, आपको बताना है कि यदि संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा रहा है, संयुक्त लोक सेवा आयोग मतलब हो गया, मान लीजिए उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, या उत्तर प्रदेश और बिहार 2 राज्यों के लिए जो है एक ही लोक सेवा आयोग बनाया जाए, तब उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। संबंधित राज्यपालों की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति करेंगे। सबसे बड़े राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, या संबंधित राज्यों के राज्यपालों की समिति द्वारा किया जाएगा। चारों में से किसी एक को चुन लीजिए। आर्टिकल भी यदि पता हो तो आप लोग आर्टिकल भी कमेंट करिए, बताइए। चलें, तो आर्टिकल आप लोग ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 316 सब आर्टिकल 1, ठीक है। आर्टिकल 316 सब आर्टिकल 1 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग यदि गठित किया जाएगा, तो इसके जो है वो सदस्यों के, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो होगा वो राष्ट्रपति करेगा। ध्यान रखिएगा। अभी आगे प्रश्न आएगा तो अभी उस पे भी मैं बात करूंगा, या अभी इसको क्लियर कर लीजिए। यदि यूपीएससी पूछा जा रहा है, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? प्रेसिडेंट के द्वारा। यदि आपसे स्टेट पीएससी के बारे में पूछा जा रहा है, अब स्टेट पीएससी का मतलब कोई भी राज्य हो सकता है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन,
तो जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, इसके जो है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो गवर्नर करता है, यानी राज्यपाल करता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 316 के तहत, 316 के तहत आपका उत्तर जो होगा ए विकल्प के लिए होगा। जब संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा तब राष्ट्रपति करेगा, तब राज्यों के राज्यपाल नहीं करेंगे। आगे बढ़ जाए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? लिखा है सर क्या, रमाशंकर जी ने, सर क्या लोक सेवा आयोग के मेंबर्स एंड अधिकारी दोनों एक ही हैं? अगर एक नहीं है तो दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। मैं समझा नहीं, एक बार दोबारा थोड़ा सा अपना प्रश्न शॉर्ट करके लिखिए। देखिए मैं क्लियर कर दूं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की जाएगी तो अध्यक्ष हो या सदस्य हो, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यदि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो अध्यक्ष हो, नियुक्ति उनकी जो है वो राज्यपाल करेगा। चलिए आ जाइए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, आपको बताना है। रमाशंकर जी मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया, तो आप एक बार दोबारा चाहें तो पूछ सकते हैं। चलिए भैया, हटाया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? चलें भैया, हटाने की जब भी बात आएगी तो ध्यान रखिएगा, हटाने के लिए भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 317। इसमें जो है सिर्फ एक आधार है, क्या है आधार वो? कदाचार। कदाचार के आधार पे सिर्फ और सिर्फ उसे हटा सकता है आपका राष्ट्रपति। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है इनको कदाचार के आधार पे हटाया जा सकता है, आपके अनुच्छेद 317 में कहा गया है। आगे बढ़े। जी नहीं, मेंबर्स और ऑफिसर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जो ऑफिसर्स होते हैं वो कमीशन ही चुन के उनको भेजता है। अब जैसे लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो उसमें जो समीक्षा अधिकारी कार्य करते हैं उनको स्वयं लोक सेवा आयोग ही चुन के भेजता है। तो मेंबर्स अलग होते हैं और ऑफिसर्स अलग होते हैं। जो मेंबर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जी, यदि बात आएगी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है वो राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा। यदि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात आएगी तो राज्यपाल करेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्लियर हो गया रमाशंकर जी? देखिए अधिकारी जो होते हैं सिर्फ जो है वो कुछ गिने चुने सदस्यों और अध्यक्ष के बल पे कमीशन नहीं चलता है। उसमें जो है वो ऑफिसर्स भी कार्य करते हैं, वो ऑफिसर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं। उम्मीद है आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। चलिए, निम्न में से कौन से पदाधिकारी को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नीचे कूट दिया गया है, उसके आधार पर उत्तर करिए। एक जो प्रश्न आपका जो कंफ्यूजन है रमाशंकर जी, वो आपने कहीं पे पढ़ा होगा। मैं समझ रहा हूँ आपका कंफ्यूजन क्यों है ये। आपने कहीं पे पढ़ा होगा कि जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करते हैं। जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं सेंट्रल लेवल के,
यदि हम आईएएस की बात करते हैं, आईपीएस की बात करते हैं, आईएफएस की बात करते हैं, तो ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका भी जो है उल्लेख है भारतीय संविधान में। आगे प्रश्न मिलेगा, आप लोग तेजी से पहले इस प्रश्न के लिए उत्तर करिए। अच्छा, पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था। चलें, ठीक है। तो भैया यदि बात करें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद की भूमिका होती है, बिल्कुल होती है भैया। तो उच्चतम न्यायालय सब में संसद की भूमिका होती है। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, तो भैया इनको कदाचार के आधार पे सीधे राष्ट्रपति महोदय जो है वो इनको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें संसद के द्वारा कोई प्रक्रिया नहीं संचालित की जाती है। बाकी नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भी जो है वो हटाने के लिए जो आपके न्यायाधीश की प्रक्रिया है वही जो है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भी प्रक्रिया है। तो आपका केवल डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। केवल 3 अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति कदाचार के द्वारा इनको हटा सकता है, कदाचार के आधार पे। चले, अगला दिया, निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? आपको बताना है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से परामर्श किस मामले में नहीं लिया जाता है? सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति पर, सिविल सेवाओं की नियुक्ति के अनुसरण लिए जाने वाले सिद्धांतों पर, सिविल सेवा में प्रोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण लिए जाने वाले सिद्धांतों पर, सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर। चारों में से किसी एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करिए। चलें। आर्टिकल पढ़िएगा आप लोग बेयर एक्ट में, आर्टिकल 320 320, ठीक है। इसमें लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में दिया गया है स्पष्ट रूप से, उसमें सब कुछ आपको मिलेगा। सिविल सेवा की भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी, किस पद्धति पर आधारित होगी, इसके लिए जो है वो सरकार सबसे पहले जो है वो आपके पब्लिक सर्विस कमीशन से ही बात करती है। सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए जो भी नियम बनाए जाएंगे वो पब्लिक सर्विस कमीशन से विचार विमर्श करके ही बनाए जाएंगे। पदोन्नति, चूंकि चुनाव इनका जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन करता है, इसलिए इसमें भी जो है इनकी भूमिका होती है। लेकिन इनका जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ये पॉलिटिकल होता है। इसमें लोक सेवा आयोग से, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग हो या सेंट्रल आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, दोनों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, किसी से ट्रांसफर करने के लिए कोई जो है विचार विमर्श नहीं किया जाता है। ये पूर्णतः जो है वो मंत्रालय के ऊपर होता है, मंत्रियों के ऊपर होता है। आप सभी को पता है कि मंत्री जो है फोन करता है, ऊपर से ऑर्डर आ जाता है, गवर्नर इसको या राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो ट्रांसफर ऑर्डर पे सिग्नेचर कर दिया जाता है। तो ये पॉलिटिकल होता है, इस पे जो है विचार विमर्श नहीं किया जाता। तो सिविल सेवाओं में स्थानांतरण जो है या आपके राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से नहीं होता है। इसको डी विकल्प को ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 320 देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय, जो खर्चा है वो किस निधि पर भारित होता है? आपको बताना है भारत की संचित निधि पर, राज्य की संचित निधि पर, फीस द्वारा एवं स्वयं के एकत्रित निधि पर, आकस्मिक निधि पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर आधारित होते हैं, आपको बताना है। चलें, तो ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दिया है, मतलब पूछा जा रहा है किस पे? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। किसी भी राज्य, यदि बात करें, यहाँ पे से उत्तर प्रदेश दे दिया है, हो सकता है कल बिहार दे दे, परसों मध्य प्रदेश दे दे, किसी दिन अंडमान माफ करिएगा तमिलनाडु दे दे, किसी दिन केरल दे दे, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। यदि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो ये राज्य की संचित निधि पर भारित होगा। यदि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है तो ये जो है वो आपके सेंट्रल पे यानी केंद्र सूची माफ करिए केंद्र की संचित निधि पे जो है ये भारित होगा। तो ध्यान रखना है, राज्य लोक सेवा आयोग राज्य की संचित निधि, केंद्रीय लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग,
आपके केंद्रीय जो है वो संचित निधि पे भारित होता है। इसको ध्यान रखेंगे। बी विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा, जो लोग इसमें बी विकल्प के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई है वह था। लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है किस अधिनियम से हुई है आपको बताना है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलें तेजी से उत्तर करिए। पहली बार लोक सेवा आयोग पूछा गया है। चलें तो जो लोग इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात कर रहे होंगे, इसके द्वारा जो है आपके 1 अक्टूबर 1926 को पहली बार जो है आपके लोक सेवा आयोग का गठन होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। 1935 के अधिनियम के माध्यम से 1937 में संघीय या फेडरल लोक सेवा आयोग का जो है वो गठन किया गया। यानी पहले इसका नाम लोक सेवा आयोग हुआ करता था 1926 में जब इसका गठन किया गया, तो 1937 में इसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन किया गया या संघीय लोक सेवा आयोग इसका नाम कर दिया गया। 1937 में ही यदि आप देखेंगे तो जो 7 मुख्य प्रांत थे, सातों मुख्य प्रांतों के लिए जो है वो फेडरल कमीशन का गठन कर दिया गया था। तो हो सकता है कभी पूछ ले कितने जो है 1937 में कितने लोक सेवा आयोग कार्य कर रहे थे, तो 7 लोक सेवा आयोग कार्य कर रहे थे और इनका नाम जो है 1 अप्रैल 1937 को संघीय लोक सेवा आयोग रख दिया गया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को इसमें भारत के संविधान में आपके संघीय लोक सेवा आयोग को या और राज्य लोक सेवा आयोग को स्थान मिल गया था। तो अभी फिलहाल के लिए इस प्रश्न में चूंकि आपसे पूछा है कि इसकी स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से हुई है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के माध्यम से 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग गठित होता है। इसका नाम 1937 में परिवर्तित किया जाता है। 1 अप्रैल 1937 को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इसे कह दिया जाता है। 7 जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन कार्य कर रहे थे 1937 में। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न दिया है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष आपको बताना है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है। शीला दीक्षित, रोजा मैथ्यूज, वीणा मजूमदार, मार्गरेट अल्वा। चारों में से एक को चुनिए और उत्तर तेजी से करिएगा। चलें डी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। चलें भैया, तो जो लोग इसमें रोजा मैथ्यूज की बात करेंगे उनका उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। 1992 में रोजा मैथ्यूज को जो है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया था और ये 1996 तक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया है। भारत की प्रथम महिला है जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की अध्यक्षा बनी है। बी विकल्प के लिए रोजा मैथ्यूज के लिए आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग इसमें रोजा मैथ्यूज की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है कि भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी का चरित्र चित्रण आपको बताना है। दिया है संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण। दूसरा दिया है संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण। तीसरा दिया है राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अधिकरण और चौथा दिया है लोक नीति को क्रियान्वित करने वाला अधिकरण अभिकरण माफ करिएगा। चले, तो आप सभी को पता है कि ब्यूरोक्रेसी जो होती है, ब्यूरोक्रेसी को पहले भी कई बार बता चुका हूं कि यह आपकी कार्यपालिका का अंग होता है और कार्यपालिका का काम क्या होता है, नीतियों को लागू करवाना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ब्यूरोक्रेसी कार्यपालिका का अंग होती है। कार्यपालिका के साथ मिल के जो है ये क्या करते हैं, लोक नीतियों को यानी संसद के द्वारा कार्यपालिका के द्वारा विधायिका के द्वारा विधि बनाई जाती है, कार्यपालिका के द्वारा उसे लागू करवाने का प्रयास किया जाता है और इस लागू करवाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका जीरो लेवल पे या ग्राउंड लेवल पे जो लोग निभाते हैं उन्हें हम लोग ब्यूरोक्रेट कहते हैं और ये सरकारी कर्मचारी होते हैं।
सरकार के द्वारा अपॉइंट व्यक्ति होते हैं, इनके द्वारा जो है वो उन नीतियों को जिसका निर्माण संसद के द्वारा किया गया है उनको ये क्रियान्वित करने का कार्य ये लोग करते हैं 0 लेवल पे। आगे बढ़ते हैं, डी विकल्प सही होगा। अगला दिया है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लिखित करता है? प्रसाद का सिद्धांत आपको दिया हुआ है अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, उपयुक्त में से कोई नहीं। तेजी से उत्तर करिएगा। क्या है प्रसाद का सिद्धांत? चलें, ध्यान रखना है आपको। प्रसाद का सिद्धांत आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 में देखने को मिलेगा। प्रसाद के सिद्धांत की यदि बात करें तो यदि आप जो है रक्षा सेवा में हैं या आप बात करें हम यूपीएससी अखिल भारतीय सेवा की यदि हम बात कर लेते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने सारी जॉब्स हैं यदि उस पे यूपीएससी के द्वारा जो कराई जाती हैं, संघ लोक सेवा आयोग की जो सेवाएं हैं यूपीएससी, तो इसमें 310 में कहा गया है कि रक्षा सेवा और यूपीएससी के तहत जो लोग कार्य कर रहे हैं ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 310 में ये प्रसाद का सिद्धांत जो है आपको देखने को मिलेगा। किसके किसके संदर्भ में? रक्षा सेवा के संदर्भ में, यानी रक्षा के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं, और आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो लोग कार्य कर रहे हैं इनको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत माना जाता है कि इनका पद जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, राष्ट्रपति ही इनको अपॉइंट करता है। आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न दिया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? विभिन्न राज्यों से संबंधित विशेष जो है वो विशिष्ट प्रावधान आपको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? 369, 370, 371, 372, चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिएगा। चले भैया, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने आप खोलना है अपना बेयर एक्ट और जाना है अनुच्छेद 371। इसमें आपको 371 से लेके आपको 371 जे तक जो है वो कई सारे राज्य मिलेंगे। महाराष्ट्र मिलेगा, गुजरात मिलेगा, असम मिलेगा, नागालैंड मिलेगा, आपको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, ये सभी राज्यों के लिए जो है कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं जिनको एक ही अनुच्छेद 371 में, यानी 371 से लेकर 371 के बीच में इन सभी राज्यों का उल्लेख किया गया है। आपको क्रम से सबको याद कर लेना है कि 371 ए में, 371 में किसका किसका उल्लेख है, 371 ए में किसका है, 371 बी में किसका है, सी में किसका है, डी में किसका है। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। आप लोग पहले उसको सारे लोग नोट करेंगे किसका किसमें है, तब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा इसको याद करने का। पहले ट्रिक बता दूंगा तो फिर आप लोग जो है ना नोट करेंगे ना उसको देखने भर की जहमत उठाएंगे, और ट्रिक जब तक आपने उसको अच्छे से लिखा नहीं है, सबको एक जगह पे आपने उसको समझा नहीं है, तब तक ट्रिक आपको काम नहीं आएगा। अभी समझा दूंगा, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, ट्रिक मुझे याद रहेगा तो परीक्षा में कर लूंगा, वहां पे सवाल आएगा आप कर नहीं पाएंगे। तो आप लोग सबसे पहले नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इसको याद करना है। आपका उत्तर जो होगा सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जी, 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। यहाँ पे 371 की बात की जा रही है। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? चलें, तो भैया 324 में निर्वाचन आयोग है, इसको लेके कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी के मन में। तो आप लोग इस प्रश्न में चले जाइएगा डी विकल्प के साथ। अगला प्रश्न,
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। चलिए मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए उत्तर करिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त। चलिए, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो होती है वो किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? चलिए भैया, निर्वाचन आयोग इसमें से कौन सा जो है वो चुनाव नहीं करवाता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, स्थानीय निकाय। चलिए भैया तेजी से उत्तर करेंगे। दीपा द्विवेदी जी का, रमाशंकर जी का उत्तर डी विकल्प के लिए आ रहा है। तो स्थानीय निकायों की यदि हम बात करते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग इनका चुनाव कराता है। स्थानीय निकायों का यहाँ पे जो है वो सिर्फ निर्वाचन आयोग दिया है। तो जब निर्वाचन आयोग सिर्फ लिखा हो इसका मतलब जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात की जा रही है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की। जब तक राज्य न लिखा हो तब तक आप उसे राज्य नहीं मानेंगे। आपको जाना पड़ेगा किसके साथ? स्थानीय निकायों के साथ। स्थानीय निकायों का जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, जबकि आपके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ही कराया जाता है। तो उत्तर आपका डी विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं? आपको बताना है कौन कौन सा कार्य इसमें से निर्वाचन आयोग करता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन कराना, निर्वाचनों में उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय। आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा जो है वो आपके भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य है। चलें तेजी से उत्तर करिएगा। चलें भैया, तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, इन सब का निर्वाचन जो है कौन करता है? सदन करता है। इसमें निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। नगर पालिका और नगर निगमों का चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। प्रश्न में पूछा क्या है? भारत के निर्वाचन आयोग, मतलब केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात की गई है। निर्वाचनों में उत्पन्न विवाद, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। यदि निर्वाचन में कोई विवाद है तो आप जाएंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। राज्य का है तो हाई कोर्ट, यदि केंद्र स्तर का है चुनाव है तो उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। अंतिम फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। तो इसमें से कोई भी ऐसा चुनाव नहीं है जिसके कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसका जो निर्वहन आपके भारत के निर्वाचन आयोग या केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता हो। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कुछ लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिए इसमें दिया है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के। हाँ, तो सभापति का चुनाव, जब राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन आयोग की भूमिका होती है, लेकिन इस प्रश्न में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दिया है तो इनका चुनाव जो है इनके चुनाव में निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। धन्यवाद रमाशंकर जी, इस चीज को आपने ध्यान दिलाया। मुझे लगा राज्यसभा का उपसभापति लिखा हुआ है, तो इनका जो है सभापति के चुनाव में इनकी भूमिका होती है, लेकिन विकल्प में आपको लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी दिया है जिसके चुनाव में निर्वाचन आयोग की भूमिका नहीं होती। चलें, तो उम्मीद है आज की क्लास जो है आप लोगों के लिए कुछ सीखने के लिए ज़रूर आपको क्लास से मिला होगा। नियमित रूप से आप हमारे साथ जुड़िए और थोड़ा-सा आप लोग वीडियो को शेयर करिए, अपनी संख्या को बढ़ाने का प्रयास करिए। अभी आपकी जो रात की क्लास है 9:15 बजे की, भारतीय संविधान में इसको
लेके चल रहा हूँ निर्वाचन आयोग तक हम लोग पहुँच गए हैं। 2-3 क्लासेज और लगेंगी, संविधान को हम लोग पूर्णतः समाप्त कर देंगे। लगातार इसको हम लोग कर रहे हैं। फिर से हम लोग अपने टीजीटी, पीजीटी के सिलेबस पे आज आ जाएँगे, तब तक बिहार की परीक्षा भी जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो अभी के लिए आप लोग अनुमति दीजिए और वीडियो को थोड़ा-सा शेयर कर बाद में जो लोग वीडियो को देखते हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप लोग भी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। जो लोग बाद में देखते हैं, वो बिल्कुल भी हालाँकि जो लोग देख रहे होते हैं लाइव, उसमें भी बहुत ही कम ही लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। लाइक तो लगभग लोग कर देते हैं कुछ लोग, लेकिन शेयर की संख्या बहुत कम होती है। लेकिन जो बाद में जो लोग वीडियो देखते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं करते हैं, तो भैया आप लोग ऐसा ना करिए। और जो फ्री टेस्ट मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ, कम से कम वो टेस्ट सभी लोग दिया करिए। लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाइए, फ्री टेस्ट के सेशन में जाइए, वहाँ पे आपको कुछ टेस्ट मिलेंगे, उस टेस्ट को करिए और उसके बाद देखिए कि उसमें आपको जो कुछ नए प्रश्न मिल रहे हैं, वो आपके आने वाली परीक्षा में आपके लिए हो सकते हैं कि उसमें से कुछ एक आध प्रश्न यदि आपको मिल गए, तो उस फ्री टेस्ट का भी वैल्यू जो होगा वो मेरे लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके लिए मैं नियमित रूप से प्रयास कर रहा हूँ कि नए प्रश्नों को आपको उपलब्ध करा सकूँ। चलिए, तो फिलहाल के लिए अनुमति दीजिए आप लोग, टेस्ट दीजिए अच्छे से, नियमित रूप से क्लास करिए। आप लोग थोड़ा-सा वीडियो को लाइक और शेयर किया करिए। तब फिर से कल मिलता हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए गुड नाइट।